ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जेडीके इंस्टॉलेशन अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया है और उसके बाद अगर आप किसी भी प्रोग्राम को आप कैसे कंपाइल करेंगे और किस तरीके से रन करेंगे, वो आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया था कि आप जावा क्यों सीखना चाहिए, उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, और एक छोटा सा प्रोग्राम को मैंने रन करके दिखाया था। आई होप कि आप लोगों ने उस चीज़ को किया होगा। और अभी हमारा जो टॉपिक है वो आगे का जो पार्ट है आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और हमने दो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना आपको बताया था, जेडीके एंड नोटपैड प्लस प्लस। ये दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल किस तरीके से करना है। एक एक स्टेप को मैंने, किसी भी स्टेप को मैंने स्किप नहीं किया था और प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है वो एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखेंगे और वहाँ पे हम समझेंगे क्या कि किसी भी जावा प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं उसका मतलब क्या होता है, यानी कंपाइलेशन का मीनिंग क्या होता है। और आपको यहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट जो करते हैं यानी रन जो करते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, काफ़ी डिटेल में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जब आप जेडीके अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जब ये सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम में जब डाउनलोड आप करके इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ साथ कुछ और भी एडिशनल सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम में आ जाता है। सबसे पहले जेडीके का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप कुछ इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है, ये एक जेडीके है। जब जेडीके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में जेडीके तो आता है, लेकिन उसके अंदर एक और पार्ट आता है जिसको कि हम कहते हैं जे आर ई। जे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जे फॉर जावा, आर फॉर रन टाइम, ई फॉर इन्वायरमेंट। यानी जेडीके जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसी के अंदर में जे भी आ जाता है। प्लस जे के अंदर में भी आपको एक और चीज आपको देखने को मिलेगा जिसको कि हम कहते हैं JVM, जिसको कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ये भी आपके सिस्टम में आ जाता है। आप सेपरेटली भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सभी को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जेडीके अगर आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है तो ऑटोमेटिक ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है। अब इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि आप जेडीके, जेआरई और जेवीएम तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का क्या रोल है, वो आपको समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जेडीके को समझते हैं, फिर जेआरई क्या है और फिर जेवीएम के बारे में हम वन बाय वन सभी के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे जेडीके का मतलब जावा डेवलपमेंट किट, इसका फुल फॉर्म है जो आप अच्छी तरीके से समझते हैं, और नाम से ही समझ में आता है कि जावा को डेवलप करने के लिए एक किट है जिसके थ्रू आप जावा के प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इसको किस तरीके से आप यूज आप कर सकते हैं, उसको अगर आप यहाँ पे समझें तो किस तरीके से काम करेगा उसको देखिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब बनाते हैं, यानी जेडीके के हेल्प से आप डेवलप भी कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर सकते हैं एंड उसका एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको दोनों ही प्रोसेस करना हो, किसी भी सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं, जब डेवलप करते हैं, तो डेवलप करने के बाद टेस्ट भी किया जाता है जिसको हम रन करना भी हम कह सकते हैं। तो जेडीके अगर आप यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को बना भी सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे यूज हम करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ये जेडीके हम कुछ इस तरीके से हम बोलेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जेडीके का पार्ट हो गया कि डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन दोनों ही करना हो तो जेडीके यूज करना होगा। फिर आता है जेआरई। जेआरई मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसको अगर आप सिर्फ जेआरई अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप सिर्फ जावा के द्वारा बनाए गए एप्लीकेशंस को सिर्फ आप रन करके देख सकते हैं, आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, ओनली यूज टू एग्जीक्यूट द जावा एप्लीकेशन।
राइट। तो ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई, तो आपको सिंपली बताना है कि जेडीके इज यूज्ड टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट द जावा एप्लीकेशन, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जेआरई इट मींस व्हाट, you have to only execute the Java applications. You cannot develop Java application with the help of JRE. JRE का काम है सिर्फ और सिर्फ जावा के एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हम करते हैं, इसलिए नाम में भी है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये आपको जस्ट यहाँ पे डिफरेंस बताना है। और थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है जेवीएम, जिसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, इसका जस्ट फुल फॉर्म है, लेकिन इसका क्या रोल है थोड़ी देर में हम एक प्रोग्राम पहले आपको बताएंगे और उसके बाद फिर इसका क्या रोल है उसके बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे कि तीनों का क्या रोल है। और आप जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम बाय डिफॉल्ट ये तीनों ही सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जेडीके को किस तरीके से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे एक एडिटर हम यूज करेंगे, जो कि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आप एक ब्लैंक एक एम्प्टी फाइल हमने यहाँ पे रखा हुआ है और इसी पे हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे और उस कोडिंग के थ्रू मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करता है। तो जो भी कोड आपको करना होता है आपको क्लास के अंदर लिखना है, क्लास में सभी कीवर्ड स्मॉल में लिखना है। लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने क्लास का नाम टेस्ट दे दिया और यहाँ पे आपको एक लिखना होता है मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग args कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आपको कुछ भी मैसेज को प्रिंट करना होता है तो आप लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर में मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन। जस्ट एक मैसेज हमने प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लास का नाम आप जो भी देना चाहे आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये यूजर डिफाइंड नाम है तो आप कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिएगा। जावा एक केस सेंसिटिव है तो सब कुछ जैसा आपको बताया जाए उसी तरीके से यूज करना है, जैसे क्लास का सभी लेटर स्मॉल में ही होगा। फिर आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और ये जो है इसको हम कहते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन मेथड होता है। लेकिन मेन मेथड के बारे में हम एक सेपरेट एक क्लास आपको देंगे जहां पे सिर्फ हम मेन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेन मेथड क्यों यूज किया जाता है। और यहाँ पे सभी ईच एंड एवरी कीवर्ड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक का क्या यूज है, स्टैटिक क्यों लिखते हैं, वाइड क्यों लिखते हैं, मेन क्या है, स्ट्रिंग args क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या काम करता है। एक एक कीवर्ड के बारे में एक एक सिंबल्स के बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। लेकिन उससे पहले आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे कंपाइल करते हैं और रन कैसे करते हैं। कंपाइल किया तो आपसे आप किस तरीके से बताएंगे कि कंपाइलेशन का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूशन किया तो इसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि जब मैं आपको इसके बारे में जब आपको बताऊंगा तो आप उसको बेहतर तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से उसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको समझना है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये एक मेन मेथड है जो कि कंपलसरी आपके प्रोग्राम में होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और इसी के अंदर में फिर से आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और जो कुछ भी कोडिंग करना है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम कोड करेंगे। हम इसके बाहर भी कोड करेंगे, आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी आपको समझना है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही हमें कोडिंग को लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जिसके हेल्प से आप एक कुछ भी एक मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करेंगे। और ब्रैकेट में डबल कोट में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो मैसेज एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आपको दिखाता है। और यहाँ पे सिस्टम में एस कैपिटल होगा, इस बात पे ध्यान देना है, और स्ट्रिंग का एस भी कैपिटल होता है। और ये दो पार्ट आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप स्मॉल में अगर देंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एरर देखने को मिलेगा, तो इस बात पे ध्यान देना है। और बाकी जितने भी है सभी स्मॉल में ही लिखा हुआ है। और ये मैसेज हमें किस तरीके से मिलेगा उसको हम देखेंगे। लास्ट में सेमीकोलन देना है। अब सेमीकोलन के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं फिलहाल यहाँ पे कि सेमीकोलन का मतलब सिंपली आपको बताना है कि ये जस्ट इस लाइन को कंप्लीट करने का इंडिकेशन देता है आपके कंप्यूटर को कि यस ये लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि हमने फिर यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं दिया, हमने फिर यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक ट्रिक बताऊं कि सेमीकोलन कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए।
जहां पे भी आप किसी भी क्लास को स्टार्ट कर रहे हो और कर्ली ब्रैकेट आप जैसे आप लिखते हो, इस कर्ली ब्रैकेट जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे अगर आप फोकस करेंगे, लाइन नंबर 2 में मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब क्या, ये इसी का पार्ट है। यानी क्लास टेस्ट के अंदर जो है आपका जो कोड है, जो कंपाइलर है, वो इसके अंदर जाके इसके जो कुछ भी आपने लिखा है उसको रीड करने करेगा और फिर आपको आउटपुट आपको देगा। तो कर्ली ब्रैकेट होने का मतलब क्या, इसके अंदर जाना चाहेगा। लेकिन सेमीकोलन अगर आप यहीं पे दे देंगे तो कंपाइलर को ये लगेगा कि यहीं पे लाइन कंप्लीट हो चुका है और वो इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक ब्लॉक है। क्लास टेस्ट जो है आप एक समझिए कि एक घर की तरह है, और ये जो है सेमीकोलन ये एक डोर का काम करता है। अगर आप ये लगा देते हो तो डोर क्लोज हो गया। डोर क्लोज होने का मतलब इसके अंदर में जो भी कोड आपने लिखा है कंपाइलर उसको चेकआउट करने नहीं जाएगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी कर्ली ब्रैकेट आप यूज करते हैं तो इसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे कभी भी सेमीकोलन नहीं होगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है, तो यहाँ से सेमीकोलन आपको नहीं देना है। सेम उसी तरीके से आप कोई भी मेथड आप लिखते हैं या फंक्शन लिखते हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट उसके बाद जरूर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप मैंने लाइन नंबर 3 में ये मेन मेथड हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट फिर लाइन नंबर 4 में ऐड किया और मैंने ये बताया कि ये जो मेथड है इसके अंदर में मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, तो कंपाइलर को मुझे बताना है कि इस मेथड के अंदर जाओ, यानी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाके ये सब चीजों को रीड करो और फिर मुझे आउटपुट दो। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेमीकोलन हमें यहाँ पे नहीं देना है। अगर आपने सेमीकोलन दे दिया तो कंपाइलर को लगेगा कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, इस ब्लॉक के अंदर में उसको नहीं जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन क्यों दिया, क्योंकि इसके नीचे कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं है। राइट, इस चीज को सभी लोग समझ पा रहे होंगे। क्लियर है कि सेमीकोलन का क्या कंसेप्ट है, कहाँ पे देना है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। यानी सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि कर्ली ब्रैकेट जहां पे स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे कभी भी सेमीकोलन मत दीजिएगा। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक यहाँ पे बताया। अब बात करते हैं कि अगर आप कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे कोडिंग कर दिया है, आप इसको पहले सेव करेंगे। सेव आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहीं पे भी आप इस प्रोग्राम को आप सेव करके रख सकते हैं। सेव करने के लिए आपको फाइल पे जाना है और यहाँ पे सेव जो आप एक ऑप्शन आप खुद मिलेगा, जस्ट इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ सेव करना बी ड्राइव में। एक मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम दे दिया जावा टेस्ट, नाम दे दिया। फोल्डर का नाम जस्ट मैंने दे दिया जावा फाइल, ऐसे नाम दे दिया मैंने। एक जस्ट फोल्डर क्रिएट किया जो कि कंप्लीटली ब्लैंक है, और इसी जावा फाइल के अंदर में आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम हमेशा वही दीजिए जो आपने क्लास का नाम दिया है, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, और आपने अगर अलग अलग नाम दिया तो कैसे रन होगा वो आगे का बात है। लेकिन फिलहाल अभी आपको जस्ट इतना समझना है कि क्लास का जो नाम होगा वही आप फाइल का भी नाम दीजिए। तो यहाँ पे फाइल का नाम हम देंगे क्या, जो क्लास का नाम है, और वो है टेस्ट। और डॉट देते हुए एक्सटेंशन आपको देना है डॉट जावा, कंपलसरी तौर पे आपको देना है, दूसरा एक्सटेंशन नहीं देना है, और सभी लेटर स्मॉल में होना चाहिए जो यहाँ पे जावा जो मैंने लिखा है। ठीक है, फाइल का नाम तो वही होगा जो आपने क्लास का नाम दिया है। केस सेंसिटिव है, यहाँ पे टी कैपिटल है, तो इस बात पे भी आपको ध्यान ध्यान देना है कि टी कैपिटल ही हो। ऐसा नहीं कि आपने क्लास का नाम यहाँ पे सभी स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे आपने नाम कैपिटल में दिया है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। जैसा आपने यहाँ पे क्लास का नाम दिया है एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे भी यूज करना है। और इसके बाद जस्ट हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद कुछ कुछ कीवर्ड्स में बाय डिफॉल्ट कुछ कलर आ जाता है, और अभी आप ऊपर में भी देख पाएंगे कि टेस्ट डॉट जावा आप देख पाएंगे। और कर्सर पे अगर मैं फोकस करेंगे तो जैसे आप कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो बताता है ये पर्टिकुलर फाइल आपने कहाँ पे सेव किया हुआ है, आप देख पाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं कर्सर को रखता हूँ तो आप देखेंगे कि डी के अंदर में जावा फाइल फोल्डर बना है जिसके अंदर में टेस्ट और जावा को हमने सेव किया हुआ है। राइट, ये सिंपल सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। और अब हम बात करते हैं कि अब इसको कैसे कंपाइल किया जाएगा, कैसे रन किया जाएगा। कंपाइल का मतलब क्या होता है उसको समझिए। अभी जो मैंने फाइल यहाँ पे बनाया है, कोडिंग मैंने कर दिया है, अब मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे वापस में लाऊंगा और यहाँ पे चीजों को और बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनली क्या हो रहा है। अभी मैंने फाइल का जो नाम बनाया वो क्या बनाया मैंने, टेस्ट डॉट जावा, जिसमें हमने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कुछ कोड मैंने लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो टेस्ट डॉट जावा है इसको इसको क्या कहेंगे प्रोग्रामिंग के टर्म में, जावा के टर्म में इसे हम क्या कहेंगे। तो ये एक फाइल है, तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, जावा सोर्स फाइल।
ठीक है। जावा सोर्स फाइल इसको हम कहेंगे कि टेस्ट और जावा जो है जावा का सोर्स फाइल है, जिसमें हम कुछ कोड हमने लिखा है जो कि कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। पब्लिक स्टैटिक वाइड में जो कुछ भी लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, जिसको कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो फाइल है, इस पर्टिकुलर फाइल को आपको कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने का मतलब ये होगा कि अब आपको ये जो फाइल है सोर्स फाइल, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा एक दूसरे फाइल में। मीन्स कौन से फाइल में कन्वर्ट होगा, यानी अगर आपसे ये कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, इट मीन्स व्हाट, कि टेस्ट डॉट जावा जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेस्ट डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि किसी भी जावा फाइल को अगर आप कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, या कंपाइलेशन का मीनिंग क्या है, तो आपको सिंपली बताना है कि जावा का जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉट क्लास में। यानी अभी यहाँ पे एक्सटेंशन क्या हमने रखा था, यहाँ पे एक्सटेंशन है डॉट जावा जो अभी मैंने सेव किया है, लेकिन आफ्टर कंपाइलेशन जब आप कंपाइल करेंगे उसका कुछ कमांड होगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे आप कंपाइल करेंगे तो वो जो नाम है क्लास का वही रहेगा, लेकिन डॉट जावा की जगह पे डॉट क्लास बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक होगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से हो रहा है। तो ये आ जाता है सेकंड पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट। लेकिन फिर आपसे ये पूछा जाता है कि टेस्ट डॉट क्लास जो बना है यहाँ पे, अब इसको क्या कहेंगे, क्योंकि टेस्ट डॉट जावा को आपने कहा कि जावा सोर्स फाइल है, तो टेस्ट डॉट क्लास को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग कहते हैं क्या, बाइट कोड कहते हैं, राइट। अब आप के मन में ये सवाल होगा कि बाइट कोड क्या होता है। जावा सोर्स फाइल तो आपको समझ में आया कि जो कुछ भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, एक फाइल हमने बनाया, उसी को जावा का सोर्स फाइल कहेंगे। लेकिन आफ्टर कंपाइलेशन यू विल गेट वन फाइल दैट इज नोन एज टेस्ट डॉट क्लास फाइल। दिस टेस्ट डॉट क्लास फाइल इज नोन एज बाइट कोड। सो व्हाट इज बाइट कोड। अब बाइट कोड को हम क्या कहते हैं। बाइट कोड देखिए एक इंटरमीडिएट कोड होता है, और इंटरमीडिएट कोड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसा कोड है जिसे न ही एज ए प्रोग्रामर आप समझ पाएंगे, उस फाइल को रीड नहीं कर पाएंगे, न ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जो भी आप मैक यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको रीड नहीं कर पाएगा, न ही आप एज ए प्रोग्रामर आप भी उसको रीड नहीं कर पाएंगे। फिर आप सोचेंगे फिर बनाए क्यों। अब यहीं से जावा का सिक्योरिटी लेवल इनेबल होता है। मीन्स अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आप अपने सिस्टम में जब जेडीके डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो जेडीके के अंदर जेआरई और जीआरई के अंदर में जेवीएम आ जाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जेडीके अगर आप डाउनलोड करते हैं उसके साथ साथ जेआरई और जेवीएम आ जाता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जेडीके का काम क्या है, कि जावा प्रोग्राम को, जावा एप्लीकेशन को डेवलप भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। जेआरई की हेल्प से सिर्फ रन कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। जेवीएम का काम मैंने वहां पे अधूरा छोड़ दिया था। अब ये जो जेवीएम है, इसका काम क्या होता है कि ये जो बाइट कोड बना है आफ्टर कंपाइलेशन, जो टेस्ट डॉट क्लास बना है, जिसको मैंने कहा कि ये एक इंटरमीडिएट कोड है, इस इंटरमीडिएट कोड को मैंने क्या बताया कि प्रोग्रामर भी नहीं समझ सकता, न ही आपका कंप्यूटर समझ सकता है, तो फिर कौन समझेगा। तो ये जो है जेवीएम इसको बहुत ही आराम से समझ सकता है, इस तरीके से जेवीएम को डिजाइन किया गया है, राइट। इसलिए जावा को सबसे मोस्ट सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि आपने तो कोड यहाँ पे लिख दिया, कोड लिखा, जेडीके को आप बोलोगे कि इसको कंपाइल कर दो, कंपाइल किया, लेकिन ये जो फाइल बनेगा इसको सिर्फ और सिर्फ जेवीएम रीड कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, इसलिए ये सबसे सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब यहाँ पे जो बाइट कोड बना, लेकिन बाइट कोड का मतलब बिल्कुल आप ये मत समझिए कि ये 0 और 1 के फॉर्मेट में है। कंप्यूटर बाइनरी समझता है, लेकिन बाइट कोड बाइनरी में बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाइनरी में बिल्कुल भी नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट कोड है जिसको जेवीएम समझ रहा है, लेकिन आपका कंप्यूटर तो नहीं समझ रहा है। फिर आपको क्या करना होगा कि जेवीएम को आपने बताया कि इसको तुम रीड करो, फिर जेवीएम जब उसको रीड करेगा उसके बाद फिर क्या होगा, जेवीएम रीड करेगा और फिर इसको ट्रांसलेट कर देगा, किसमें, बाइट कोड को ट्रांसलेट कर देगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना है। तो फिर क्या होगा कि जेवीएम आएगा, बाइट कोड को रीड किया क्योंकि जेवीएम समझ सकता है उसको, और फिर वो रीड करने के बाद उसको ट्रांसलेट कर देगा और या कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में। और ये बाइनरी का मतलब
0 और 1 के सीक्वेंस में। अब ये जो 0 और 1 का जो सीक्वेंस जब बन जाएगा कोड आपका, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर तरीके से उसको समझेगा, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो आपको आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट आपको दे देता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आप कंपाइल कैसे करेंगे। कंपाइल करने के लिए आपको एक कमांड पास करना होता है, जिसको हम कहते हैं जावा सी। नाम से समझ में आएगा कि जावा के कंपाइलर को आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है टेस्ट डॉट जावा, इसको आप कंपाइल करो। यानी कंपाइल करने का मतलब कि जो टेस्ट डॉट जावा फाइल है उसको कन्वर्ट कर दो टेस्ट डॉट क्लास फाइल में, जिसको कि हम बाइट कोड कहते हैं। और उस बाइट कोड को जेवीएम जो है वो क्या करेगा, रीड करेगा और ट्रांसलेट कर देगा 0 और 1 के सीक्वेंस में, और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अच्छी तरीके से समझेगा, और फिर आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको दे देगा। राइट। अब बात करते हैं एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कमांड पास करना होता है सिर्फ जावा और सिर्फ क्लास का नाम। इस केस में जैसे टेस्ट है तो सिर्फ आपको इतना ही आपको लिखना है। तो ये होता है क्या, इसी को एग्जीक्यूट करना या रन करना बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, कंपाइल करना हम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरनल प्रोसेस क्या होता है इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, आप सिंपली बताएं कि जावा सोर्स फाइल को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। राइट। उसका क्या आप कमांड लिखते हैं, जावा सी जो भी फाइल का नाम होगा डॉट जावा, उससे कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने का मतलब बाइट कोड बन गया। बाइट कोड को कौन रीड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जेवीएम। आप भी नहीं कर सकते हैं एज ए प्रोग्रामर, नो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर जेवीएम कैसे क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब इंटरनल बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। जेवीएम क्या करता है, बाइट कोड को रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा। किस में ट्रांसलेट कर देगा, 0 और 1 में। कैसे ट्रांसलेट करेगा, वो सब चीजें इंटरनल प्रोसेस होता है, लेकिन आपको कुछ कमांड देना होता है जहां पे आपको लिखना होगा सिर्फ जावा और सिर्फ क्लास का नाम आपको देना है। यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं देना है। जैसे यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा हमने लिखा है, यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन हम नहीं देंगे, और ये प्रोसेस आपको होके दिखा देगा। अब बात करते हैं कि ये चीज क्लियर अगर है तो हम इसी चीज को हम प्रैक्टिकली हम करके देखें। जो मैंने भी आपको कोड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, उस कोड को देखते हैं कि वहां पे बाइट कोड बनता है या नहीं बनता है, किस तरीके से बनता है, इस चीज को हम समझते हैं। अभी हमने सिंपल सा यहाँ पे कोड बना दिया है, और इसको हमने सेव कहाँ पे किया है उस लोकेशन पे भी हम यहाँ पे आते हैं, ताकि आप उस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में हमने एक रखा था क्या, जावा फाइल। राइट, यहाँ पे आप देख पाएंगे जावा फाइल आपको देखने को मिलेगा, और जहाँ पे अभी सिर्फ एक ही फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब हमें करना है कंपाइल। कैसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए हम CMD सर्च बार में जस्ट टाइप करेंगे CMD। यहाँ पे आप देख पाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट, इसको जस्ट हम क्लिक करेंगे, ये ब्लैक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो चुका है। और यहाँ से हमें इस पर्टिकुलर फाइल को कमांड देना है जो मैंने भी आपको बताया, और उसके थ्रू ये कंपाइल होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट कर रहा है, जो ब्लिंक आप देख रहे होंगे, जो ब्लिंक हो रहा है, ये जस्ट ये बता रहा है कि अभी आपका पॉइंटर कहाँ पे है। वो सिंपली बता रहा है कि सी ड्राइव में यूजर्स नाम के फोल्डर में आप एडमिन फोल्डर में अभी आप हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट फाइल है वो डी ड्राइव में जावा फाइल में है। तो हमें सबसे पहले डी ड्राइव में जाना होगा। डी ड्राइव में जाने के लिए आपको लिखना होता है डी कोलन लिखेंगे तो डी ड्राइव में चले जाएंगे। अगर आपको ई ड्राइव में जाना है तो ई कोलन लिखना होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको सी ड्राइव में अगर आपने सेव किया हुआ है तो आपको CD लिखना होता है, इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, सी ड्राइव के लिए CD बैकस्लैश लिखते हैं, और डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव अगर आपके सिस्टम में है तो जस्ट जो ड्राइव का नाम है वो आप लिखें और कोलन दे दें। जैसे मुझे यहाँ पे अभी डी में जाना था तो डी कोलन लिखा, कीबोर्ड से एंटर करेंगे, हम आ चुके हैं डी ड्राइव में, यहाँ पे आ चुके हैं। और अब मुझे डी ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर्स हैं, लेकिन मुझे जाना है कहाँ पे, जावा फाइल नाम का जो फोल्डर बनाया है वहां पे। तो आपको लिखना होगा CD जावा फाइल, और हम एंटर करेंगे। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू जावा फाइल। ठीक है, और हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे कि अभी जो हमारा पॉइंटर है वो कहाँ पे है, डी ड्राइव के अंदर जावा फाइल फोल्डर के अंदर आ चुका है, और इसी के अंदर मेरा फाइल है test.java। और अब हम यहाँ से हम JDK का यूज करेंगे, यानी इसको कंपाइल करेंगे। और कंपाइल करने के बाद, कंपाइल करने का क्या है कमांड, मैंने भी आपको बताया, जावा सी
जावा सी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि जावा सी स्पेस आपको लेना है और फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या हमने लिखा हुआ है, टेस्ट और डॉट जावा लिखना है। मैंने आपको बताया कि ये कमांड किस लिए हम यूज करते हैं, किसी भी जावा फाइल को, सोर्स फाइल को कन्वर्ट करना है क्लास फाइल में यानी बाइट कोड में। अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल आपको देखने को मिल रहा है, राइट, एक ही फाइल है ना यहाँ पे इस लोकेशन पे। लेकिन जब ये कमांड आप लिखेंगे और उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद अगर आपने कोडिंग में सब कुछ सही अगर आपने लिखा हुआ है तो क्या होगा, एक एडिशनल फाइल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे नीचे देखिए, पहले ये टेस्ट था, अब यहाँ पे देखो टेस्ट डॉट क्लास बन चुका है। सभी लोग देख पा रहे होंगे क्या, एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे एक और फाइल ये बन चुका है टेस्ट डॉट क्लास। जिस तरीके से मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था सेम उसी तरीके से सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट ये फाइल था सोर्स फाइल और ये हमारा डॉट क्लास फाइल यहाँ पे ये बन चुका है। और अब यहाँ पे ये जो टेस्ट डॉट क्लास फाइल इसको क्या कहेंगे, ये बाइट कोड होगा। बाइट कोड को सिर्फ जेवीएम रीड करेगा। तो अब आपको जेवीएम को कैसे बुलाना होगा, उसके लिए क्या कमांड आपको लिखना होगा, सिर्फ जावा और क्लास का नाम जो कि है टेस्ट। यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं देना है। अब जैसे ये कमांड आप लिखते हैं और एंटर आप करेंगे तो इंटरनली क्या सब होगा, जेवीएम आएगा और इस टेस्ट डॉट क्लास को रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा 0 और 1 के सिंटैक्स में, सीक्वेंस में, और फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रीड कर पाएगा और आपको आउटपुट दे देगा। ये सब इंटरनल होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं हेलो एवरीवन, और 2 डॉट भी दिया था, एक्सक्लामेशन साइन भी दिया था, और ये मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइलेशन क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, जेडीके क्या करता है, जेआरडी का क्या काम है और जेवीएम का क्या काम है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वापस से हम कोडिंग पे आते हैं। और अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नहीं होता है, प्रिंट एलन से होता है। मैं यहाँ पे आपको इसलिए मैंने प्रिंट लिखा है ताकि इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है कि आप ऐसे लिखा जाए, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। तो आपको बताना है दोनों ही करेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, जस्ट ये एक मैसेज हमने दे दिया दूसरे लाइन में। ठीक है, तो प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों के बारे में आपको बताया। तो जब भी प्रिंट आप लिखते हैं तो आपका जो आउटपुट होगा वो सभी एक ही लाइन में आपको प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रिंट एलन फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ, और दोनों ही जगह पे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट और प्रिंट ही मैंने यूज किया है। पहले में हमने लिखा है हेलो एवरीवन और दूसरा लाइन में हमने हाउ आर यू लिखा है, इसको हमने सेव किया। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोडिंग में आप कुछ भी चेंजेस करते हैं ईच एंड एवरी टाइम यू मस्ट नीड टू सेव योर फाइल, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो पहला वाला जो आउटपुट है वही आपको दिखाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया है, और सेव करने के बाद वापस से आपको फिर से कंपाइल करना होगा और फिर से रन करना होगा, क्योंकि आपने कोडिंग में चेंजेस किया है। तो फिर जेवीएम उसको रीड करेगा, फिर ट्रांसलेट करके आपको उसके अकॉर्डिंगली जो आपने चेंजेस किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट आपको दिखाना चाहिए। तो अब आपको फिर से हमें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन कर दिया है और हम क्या करेंगे, फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का सिंटेक्स क्या है, जावा सी, फाइल का नाम डॉट जावा। जब आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद इंटरनल प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि इंटरनल क्या सब हुआ होगा, और फिर आप रन करेंगे फाइल जावा और जस्ट आप क्लास का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे। अभी आप अगर इस स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिल रहा होगा कि हेलो एवरीवन और सेम लाइन में हाउ आर यू प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन हमने कोडिंग में जो लिखा था, हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे हेलो एवरीवन ऊपर था, हाउ आर यू नीचे था, लेकिन ऐसा आउटपुट हमें नहीं आ रहा है, दोनों ही सेम लाइन में आ रहा है। तो प्रिंट जब भी यूज करते हैं तो आप कितना भी लाइन लिखेंगे सब के सब सेम लाइन में प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन लाइन को आपको ब्रेक करना हो तो आप यहाँ पे यूज करेंगे क्या, एल एन। एल एन का मतलब होता है, उल्टा आपको रीड करना है, एन फॉर न्यू, एल फॉर लाइन, न्यू लाइन और नेक्स्ट लाइन इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे मैंने एल एल एन यूज कर दिया है तो ये जैसे प्रिंट होगा उसके बाद जो नेक्स्ट जो कुछ भी होगा वो
सेम लाइन में नहीं होगा, नीचे के लाइन में होगा। और मैं वापस से इस स्क्रीन पे आपको लेके आता हूँ और मैं फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल हम करेंगे। इस बात पे ध्यान देना है, जब भी चेंजेस करें आपको कंपाइल फिर से करना चाहिए। अभी आप देख पाएंगे हेलो एवरीवन, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको हाउ आर यू, जो नीचे वाला जो मैसेज था वो नीचे के लाइन में आपको प्रिंट करके दिखाता है, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है और क्या सिग्निफिकेंट है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि नीचे मैंने प्रिंट एलन नहीं लिखा है, नीचे जस्ट मैंने प्रिंट ही लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे एलन अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, मैं आउटपुट अब स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, हेलो एवरीवन, उसके बाद हाउ आर यू, और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं ना, फिर से आपको बता रहा है कि आप कहाँ पे हो, यानी पॉइंटर आपको बता रहा है कि डी ड्राइव में जावा फाइल में आप हो। तो हाउ आर यू के नीचे ये जो बी कोलन ये सब जो चीजें लिखा हुआ है, इस दोनों की लाइन के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। लेकिन अब अगर मैं फिर से इसको कंपाइल हम करते हैं और हम रन करते हैं, तो आपको वो स्पेस देखने को मिलेगा। और ये स्पेस यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रिंट एलन जो मैंने नीचे वाले लाइन में भी ऐड किया है उसकी वजह से आ रहा है। फिर आप सोचेंगे कि अगर मैं हेलो एवरीवन अगर मैं लिखा है, अगर हम लिखते हैं तो इसके बीच में भी मुझे और स्पेस अगर देना हो तो हम कैसे देंगे, क्योंकि प्रिंट एलन तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी वजह से वो नेक्स्ट लाइन में कर दिया, नेक्स्ट पॉइंटर जो है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लाइन पे लाके रख तो दिया है, लेकिन मुझे एक लाइन का गैप भी चाहिए। उस केस में आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हेलो एवरीवन के बाद ये नीचे तो आएगा, लेकिन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप मुझे वहां पे छोड़ना है। तो यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज करना है। बैकस्लैश एन अगर आप लिखते हैं तो ये जो बैकस्लैश एन है ये प्रिंट नहीं करेगा, इसकी वजह से एक लाइन का गैप वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अब वापस से आउटपुट स्क्रीन पे आपको लेके आ रहा हूँ, और फिर से इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कंपाइल हम करते हैं, और कंपाइल करने के बाद देखेंगे सब कुछ ठीक है। और जब आप रन करेंगे आप देख पाएंगे हेलो एवरीवन के बाद यहाँ पे एक लाइन का गैप है, और फिर आपको नेक्स्ट लाइन का मैसेज प्रिंट हुआ है, और फिर आपको नेक्स्ट लाइन का गैप आपको दिखा रहा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं क्या हेलो एवरीवन के ऊपर में भी एक लाइन का गैप आपको चाहिए, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ही सबसे पहले प्रिंटर एन के बाद डबल कोट हमने जो स्टार्ट किया था बस यहीं पे आप बैकस्लैश एन डाल दीजिए, और जितना बैकस्लैश एन डालेंगे उतना स्पेस लेता चला जाएगा। मान लीजिए मैंने फिर से यहाँ पे बैकस्लैश एन डाल दिया है, तो एक बैकस्लैश एन की वजह से एक स्पेस, ये दूसरा स्पेस, फिर ये मैसेज आएगा, फिर एक लाइन का स्पेस आएगा, और फिर नीचे का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वापस से हम स्क्रीन पे आते हैं और इसको मैं कंपाइल हम करेंगे और फिर रन करके देखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 लाइन का गैप है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 लाइन का गैप होते हुए होने के बाद फिर ये हेलो एवरीवन मैसेज प्रिंट किया है, उसके बाद फिर लाइन को गैप करते हुए और फिर नेक्स्ट मैसेज प्रिंट किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आया होगा कि प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है। प्रिंट एलन से लाइन ब्रेक तो होता है, लेकिन आपको बीच में और भी स्पेसेस चाहिए, तो आप डबल कोट के अंदर बैकस्लैश एन जितना चाहे उतना लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, कितना आपको बीच में स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कहीं पे भी इस कोडिंग में मिस्टेक कर देते हो आप, तो ये कंपाइल नहीं होगा। जब आप जावा का कमांड आप पास करेंगे कि इस पर्टिकुलर फाइल को, जावा के सोर्स फाइल को आप कंपाइल कीजिए, लेकिन अगर उसमें एरर होगा तो वो कंपाइल नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ पे वापस से इस स्क्रीन पे लेके आता हूँ जहाँ पे आपने देखा था कि टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन चुका है, इसको मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यानी अभी हमारे पास कंपाइल होने के बाद जो बाइट कोड था उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक है, यानी अभी हमारे पास सिर्फ एक ही है। अब मैं यहाँ पे कोडिंग में आता हूँ। कोडिंग में आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे लाइन नंबर 5 में सपोज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन को मैंने मिस कर दिया है, सेमीकोलन में आप देने भूल गए हो, आप कुछ ऐसा आप समझिए, मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दिया है, जैसे सिंपल सा मैंने रखा कि सेमीकोलन आपने मिस कर दिया। इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको मैं वापस से उस फोल्डर पे लाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे रखता हूँ, और फिर आप इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे क्या होगा जब आप कंपाइल करेंगे। अगर आपके प्रोग्राम में मिस्टेक है, एरर है, तो जावा सी सभी स्मॉल में लिखना है, और यहाँ पे क्लास का नाम डॉट जावा आपको देना है। ठीक है, आप जानते हैं कि आपने मिस्टेक किया है, मैंने एंटर यहाँ पे प्रेस कर दिया है। अब आप देखेंगे कि जैसे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेस्ट क्लास फाइल जो बनता था वो यहाँ पे नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक मैसेज आपको दिखा रहा है।
और वो मैसेज क्या दिखा रहा है, बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज है। एरर को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर आप बन सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डॉट जावा, ये फाइल का नाम है। बता रहा है कि टेस्ट डॉट जावा में लाइन नंबर 5 में एरर है। क्या एरर है, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। कहाँ पे एक्सपेक्टेड, तो बता रहा है कि सिस्टम डॉट आउट में यहाँ पे लास्ट में ये मार्क भी कर रहा है कि यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए था, जो कि आपने नहीं दिया है। लास्ट में बता रहा है कि 1 एरर, राइट। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में कुछ कुछ आपने मिस्टेक कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक या सेमी कॉलन कम कर छोड़ दिया, या कर्ली ब्रैकेट ज्यादा या कम हो गया, उस केस में जब आप उस फाइल को कंपाइल करेंगे तो क्या यहाँ पे डॉट टेस्ट क्लास फाइल बनेगा, यानी बाइट कोड क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो आपको बताना है कि बिल्कुल भी वहां पे नहीं होगा। पहले आपको एरर जब तक कि करेक्ट नहीं होगा तब तक वो आगे का प्रोसेस नहीं करेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, कोडिंग में आएंगे, और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है। वहां पे आप यहाँ पे देखो, आप लाइन नंबर भी दिखा रहा था एग्जैक्ट, लाइन नंबर 5 में ये मिस्टेक था, और फिर हमने सेमी कॉलन दे दिया। अब सेमी कॉलन देने के बाद वापस से मैं इस फोल्डर पे लेके आपको आता हूँ, और अब यहाँ पे फिर से हम इसको कंपाइल करके देखें कि अब यहाँ पे सब कुछ अगर ठीक है, तो जैसे हमने कंपाइल किया, और कंपाइल करते ही आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट फाइल, इसका जो डॉट क्लास फाइल है यानी बाइट कोड है वो बन चुका है। और अब आप यहाँ पे रन करने की पोजीशन में हो, तो आप इसको यहाँ पे जो रन करने का कमांड है, जावा और जस्ट क्लास का नाम और एंटर करेंगे, और आपको आउटपुट एज इट इज जिस तरीके से पहले आ रहा था उसी तरीके से आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से कंपाइल होता है, किस तरीके से रन होता है, किस तरीके से एरर होता है, इंटरनल डॉट क्लास फाइल कब बनेगा कब नहीं बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को अभी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे।